नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस का। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। महाकुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं के लिए प्रति राज्यपाल ने जताया शोक। कहा, महाकुंभ से साकार हो रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव। यूपी विधानसभा में छिड़ी उर्दू और अंग्रेजी पर बहस। सीएम ने कहा, देश में कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहता है विपक्ष। खुद के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में, दूसरों के उर्दू में क्यों। सहारनपुर में अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। अखिलेश बोले, कुंभ में 144 साल का दावा झूठा, सरकार ने इसे इवेंट बनाकर पैसा कमाया। प्रयागराज महाकुंभ पर ममता बनर्जी के बिगड़े बोल। महाकुंभ को बताया मृत्यु कुंभ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। धर्मात सुसाइड केस में सियासत गर्म। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सीएम योगी को चिट्ठी। परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने को संजय निषाद को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। बाराबंकी में खेत की रखवाली कर रही नाबालिग से दुष्कर्म। मुस्लिम युवक ने बनाया दरिंदगी का शिकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। खबर लखनऊ से है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र के लिए बुलाई गई 2 सदनों की समवेत अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से प्रयागराज में कराए जा रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का विशेष उल्लेख किया और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार होना बताया। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने इस वर्ष दिव्य एवं भव्य महाकुंभ आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के नए मानक गढ़े गए हैं। राज्यपाल ने मौनी अमावस्या पर घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि इसमें हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। असमय काल कलवित हुए लोगों के प्रति उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संपन्न परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सदन के पटल पर रखे गए अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार में अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा या जातिगत संघर्ष की घटना नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को 2025 की शुभकामनाएं। मैं यह कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व समस्त देशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। मेरी सरकार को इस वर्ष दिव्य व भव्य महाकुंभ आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के नए मानक घड़े गए हैं। महाकुंभ में आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह आयोजन जहां एक और अनेकता में एकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर समता व समरसता का संदेश भी दे रहा है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा साकार हो रही है। अब तक लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। समय काल प्रवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। अंत्योदय से सर्वोदय मेरी सरकार का मंत्र है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े, आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धन परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन
व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज यूपी के स्थानीय बोली को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा करने की मांग की और अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम योगी भड़क गए। उन्होंने सदन में सपा पर जोरदार वार किया और इससे सपा का दोहरा चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है, ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों के लिए उर्दू की वकालत करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अवधी का विरोध क्यों कर रही है, यही सपा का ढोंग है। सपा के लोग दोहरे चरित्र वाले हैं। यह बड़ी विचित्र बात है कि समाजवादी पार्टी पहले उर्दू की वकालत कर रहे हैं। समाजवादियों को चरित्र इतना दोहरा हो चुका है कि यह अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजेंगे, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आपके बच्चे उर्दू पढ़े, ये उनको मौलवी बनाना चाहते हैं। प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा।
कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश बजट सत्र को लेकर विपक्ष के सरकार पर तंज कसा है। विधानसभा में नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यह बजट परसों सामने आ जाएगा, फिर आप खुद देख लीजिएगा कि इसमें क्या नया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार उनकी कल्याणकारी योजनाओं को दोहरा रही है जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू की गई थी। पांडे ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार ने कुछ नया किया हो तो बताएं। विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस काम की जरूरत है। सदन कहाँ बाधा डाला गया, सदन तो चला, आज कितना चलना था उतना चला। योगी बाबा कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में भेजते हैं और गरीब के बच्चों को मौलवी बनाते हैं। ये उनका अपना एजेंडा है, उनका एजेंडा है हिंदू मुसलमान, तो जब कभी बात करेंगे तो उसी पर बात करेंगे। बजट को लेकर हम लोग अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं, अंग्रेजी पढ़ो, थॉमस हार्डी पढ़ो, वर्ड्सवर्थ पढ़ो, कीट्स पढ़ो, शेली पढ़ो, ये सब विद्वान है ना, अंग्रेजी के पोएट हैं सब। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ो, शेक्सपियर पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं। हमने जो विरोध किया कि विधानसभा में अभी तक हिंदी चलती थी, हमारी 4 भाषाएं जो हैं, जो बुंदेली है, भोजपुरी है, ये ब्रज भाषा है, ये भाषाएं में बोला जाए तो इसका विरोध नहीं है, क्योंकि इसको जब बोलेंगे तो लोग अपने क्षेत्र में समझेंगे। लेकिन अंग्रेजी बोलने पर कौन क्षेत्र में समझेगा, गांव वाला कौन समझेगा? तो मैंने उसी का विरोध किया कि अंग्रेजी नहीं चाहिए, अगर आपको और करना है तो आप उर्दू कर दो, संस्कृत कर दो, संस्कृत हमारी भाषा है, संस्कृत भी हो जाए, यही बात मैंने कही। अब वो उस पर पकड़ के उनको तो अपना एजेंडा चलाना था, ज़बरदस्ती ये कठपुल्ला बनाना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य, मुझे बताया गया कि जब मैं बोल रहा था तो मेरी माइक भी बंद कर दी गई कि मेरी आवाज़ ना हो उनके सामने। तो ये तो तानाशाही रवैया है। और इस विधानसभा की जो गरिमा रही है, जो उत्तर प्रदेश की है कि हिंदी भाषी प्रदेश है और हिंदी को मजबूत करने का, राष्ट्रभाषा बनाने का जो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रण लिया था, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हिंदी भाषी प्रदेशों का है। किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है, केवल उत्तरी भारत में है या दक्षिण भारत नहीं है, यहाँ हिंदी नहीं बोली जाएगी तो क्या तमिलनाडु में बोली जाएगी? विधानसभा सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। ऐसे में विधायिका पल्लवी पटेल ने के न्यूज़ से खास बातचीत की, कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत हुई है जिसका आंकड़ा सरकार ने अब तक नहीं जारी किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुंभ में सरकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार निरंतर लोगों को बुलाती रही। समाजवादी पार्टी की विधायिका यहाँ पहुंची हुई हैं। आज पिछली बार जब आई थी तख्ती हाथ में थी आपकी, कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई, अरे आज आप खाली हाथ घूम रही हैं विधानसभा में। नहीं, खाली हाथ नहीं हूँ। आज आप पिछली बार तख्ती की बात कर रहे हैं, इस बार दिमाग में एक सवाल है जो आपके माध्यम से जिस कालखंड में इस सत्र का आगाज़ हुआ है और जब इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा उत्तर प्रदेश महाकुंभ का आयोजन कर रहा है, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न है उन तमाम श्रद्धालुओं की तरफ से, देश विदेश और प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं। सरकार से मेरा प्रश्न है कि आपकी जादुई दूरबीन ने 40 से 45 करोड़ लोगों ने जो उस कुंभ में डुबकी लगाई, पुण्य की डुबकी लगाई, उसके तो फिगर्स, उसके तो आंकड़े आपने जागर कर दिए। लेकिन उसी कुंभ में जो अपने मन में एक सागर लेके गए थे आस्था का, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को वहाँ जान गंवाते देखा है, लापता होते देखा है। वो आंकड़े आपने अभी तक जनता के सामने पेश क्यों नहीं किए? क्योंकि असलियत ये है कि आपसे हवाई दावे करवा लो, आसमानी दावे करवा लो, मकर जाल बिछवा लो अपने शब्दों का, आपसे झूठे आंकड़े निकलवा लो, आप उसमें अद्भुत हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक वस्तुस्थिति की बात हो, जहाँ व्यवस्था की बात हो, जहाँ मानव जाति की संवेदनाएं, आस्थाओं से जुड़ी बात हो, वहाँ आप शून्य साबित होते हैं। और ये असल चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। गलती किसकी मान रही है आप? सरकार की मान रही है, ये जो वहाँ पे पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे उनकी, या जो अधिकारी जो काम कर रहे थे वहाँ पे उनकी गलती मान रही है?
देखिए, सरकार और सरकार को चलाने वाले लोग जो हैं, उन्होंने इस बार दिव्य भव्य महाकुंभ, डिजिटलाइज महाकुंभ, इन तमाम चीज़ों के नाम पर, व्यवस्था प्रबंधन के नाम पर, वहाँ पर जो आस्थावान लोग आए थे, उनकी आस्था और संवेदनाओं को लूटने का और उनको तिरस्कृत करने का जो पाप किया है ना इस बार उनके पाप को स्वयं माँ गंगा भी नहीं धो पाएंगी। और आप देखेंगे वो ये भूल गए हैं कि इस प्रदेश की जो 35 करोड़ जनता है, वो सरकार है इस प्रदेश की। और इस प्रदेश की इस सरकार को 2027 महाकुंभ जो लोकतंत्र का होगा, उसमें वो पुनः आपके सामने खड़ी होगी और जवाब मांगेगी आपसे। भारी भरकम बजट परसों आ रहा है, तो इस बजट को कैसे देख रही हैं आप? आने दीजिए बजट को, फिर बताऊंगी। वैसे कितने, क्या जनता को कुछ लाभ होने वाला है इस बजट से? मैं तो यही कहूंगी, आज सबसे अहम ये है कि महाकुंभ जो आस्था से जुड़ा हुआ है, उस पे बात हो, उस पे चर्चा हो। कानून व्यवस्था आज कोई बात नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ पल्लवी पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि महाकुंभ में लोग जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो कारण थे कि एक तो व्यवस्था ना होनी सही से, और ऊपर से वो अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सोमेन तोमर ने के न्यूज़ से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कभी हाथों में हथकड़ी तो कभी तख्ती लेकर विधानसभा में आते हैं। भाषाओं का विरोध करना गलत है, जबकि बोलना सबका अधिकार होता है। और क्या कुछ कहा सोमेन तोमर ने, आपको सुनाते हैं। निकलते हुए आ रहे हैं सोमेन तोमर जी। विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है और सोमेन तोमर जी जो है आए हैं निकल करके। कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट सत्र को, क्योंकि भारी भरकम बजट होने वाला है इस बार? देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि 2017 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के बारे में जो लोगों की सोच थी वो बदली है। और मैं बड़ी विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इस बार का जो बजट होगा, जो माननीय योगी जी की सरकार लेकर आएगी, वो प्रदेश का सबसे बड़ा बजट होगा। प्रदेश के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, और प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए जिस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, ये उसमें बहुत कारगर साबित होगा। बहुत से लोग, तोमर जी, आपने देखा इस बार की जो है जंजीर हाथ में जकड़ियाँ लगी हुई, हथकड़ियों से बंधे हुए विधानसभा के अंदर पहुंच रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रही हैं? देखिए, ये उन लोगों की सोच और जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश को इन्हीं बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, ये लोग विकास की रास्ते पे ऐसे ही अवरोध पैदा करके इन्होंने इसी तरह से पहले देखा। आप देख सकते हैं कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकारों में क्या नहीं होता था। ये बेड़ियाँ उसी का प्रतीक हैं जो इन बेड़ियों में आज ये दिखा रहे हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश को उन्हीं बेड़ियों में जकड़ कर रखा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश 2017 के बाद अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ा है। कुंभ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है आंकड़े छुपाती हुई नजर आ रही है। देखिए, पूरा विश्व देख रहा है और पूरे विश्व में इस आयोजन की प्रशंसा हो रही है, और एक सनातन धर्म आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो मुझे लगता है इन लोगों पर वो हजम नहीं हो रहा, क्योंकि हमेशा इन्होंने सनातन विरोधी काम किए हैं। जब कुंभ के अवसर पर इन्होंने आजम खां को प्रभारी बनाया तो सनातन धर्म का अपमान करने का काम अखिलेश जी ने किया था। ये इनकी बौखलाहट है और इतने बड़े आयोजन से बौखलाए हुए कि पूरी तरह से वो बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाषाओं का विरोध भी चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है जो जैसे अवधी, भोजपुरी भाषाओं का विरोध। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। महाकुंभ नगर सेक्टर 7 स्थित जल जीवन मिशन की स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में आने वाले श्रद्धालुओं को जल जीवन मिशन से ग्रामीण लोगों को जीवन कैसे बदला, इसकी जानकारी तो मिल रही है, साथ ही इनके घरों में कितना शुद्ध पानी सप्लाई हो रहा है और ये पानी दूसरे स्रोतों से मिलने वाले पानी से कितना शुद्ध है, इसकी जानकारी भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, स्वच्छ सुजल गांव में बनी वाटर टेस्टिंग लैब में प्रयागराज, संगम नगरी के आसपास के जिलों और महाकुंभ नगर में स्टॉल लगाने वाली विभिन्न संस्थाएं भी पानी की टेस्टिंग करवा रही हैं और पानी की शुद्धता की जाँच कर रही हैं। स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले श्रद्धालुओं को वाटर टेस्टिंग लैब में बताया जा रहा है कि वो किस तरह से कोई व्यक्ति अपने गांव में पानी की जांच करवा सकता है। स्वच्छ सुजल गांव में स्थापित वाटर टेस्टिंग लैब के जरिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं से ये जान रहे हैं कि पीने योग्य पानी का पीएच लेवल क्या होना चाहिए, पानी का
TDS कितना होना चाहिए, इन सब की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से वो अपने गांव में ही पानी की जांच करवा सकते हैं, पानी की शुद्धता के बारे में जानकारी देते हैं के साथ ही प्रयागराज और आसपास के जिलों के लोगों को पानी भी लेकर आ रहे हैं। भारत सरकार दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अहम भूमिका अदा कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को सामाजिक न्याय एवं आधारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एमलिगो पहुंचे। मंत्री जी ने एमलिगो में संचालित कार्य एवं आधुनिकीकरण योजना के कार्यों को, निगम की उपलब्धियां, भविष्य की परियोजनाएं और कार्यों के प्रगति पर महाप्रबंधक अतुल रस्तोगी, प्रभारी प्रबंधक विवेक द्विवेदी सहित वरिष्ठ अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने एल्मिको में बनने वाले उपकरणों का जायजा लिया। एल्मिको दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सहायक उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में एक बहुत अग्रणी संस्था है और इसमें समय समय पर जो उपकरण बनाए जाते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेज भी लाए जाते हैं। मैं जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो उस समय मैंने यहाँ पर जो उपकरण बनाए जाते थे उसमें 2 ही कलर का प्रयोग होता था, फिर उसमें निर्देशित किया। तो अब यहाँ पर बनने वाले उपकरण गुणवत्ता की दृष्टि से भी और संख्या की दृष्टि से भी, एक और जब एल्मिको का आधुनिकीकरण किया गया 338 करोड़ रुपए की लागत से, तो इसमें बनने वाले सहायक उपकरण अब अच्छे ही बन रहे हैं और पहले से इसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ गई है। खबर कानपुर से। IPL की तर्ज पर डेन प्रीमियर लीग सीजन 11 चल रहा है। मैच का आयोजन JMD वर्ल्ड स्कूल के ग्राउंड में चल रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पूर्ति अधिकारी ने शिरकत की। JMD ग्रुप के डायरेक्टर संजीव दीक्षित बुके देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। DPL लीग के तीसरे दिन का पहला मैच डेन इंडियंस और डेन रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला गया। डेन इंडियंस की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 18.3 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 192 रन का लक्ष्य बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डेन इंडियंस ने 20 ओवर में 152 ही बना सके। डेन रॉयल चैलेंजर्स ने 40 रन से मैच जीता। डेन चैलेंजर्स के शुभम दीक्षित 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 77 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच उन्हें चुना गया। DPL सीजन 11 का तीसरा दिन मैच 5वें नंबर का मैच था और टूर्नामेंट अपने धीरे धीरे अपने शवाब पे आता जा रहा है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहे हैं खिलाड़ियों में और जोश बढ़ता चला रहा है। आज पहला मैच डेन इंडियंस और डेन रॉयल के बीच हुआ था जिसमें कि डेन रॉयल्स ने 40 रनों से वो मैच एक तरफा वन साइडेड होते हुए जीत लिया। क्योंकि 30 साल का लगभग ये इंडस्ट्री हो गई तो लगभग तीसरी पीढ़ी आ रही है, तो ये सामंजस्य बना के रखा जाता है कि पहली पीढ़ी से लेकर तीसरी पीढ़ी तक कम से कम हर आदमी अपने अपने रोल को लेकर इन्वॉल्व हो।